जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है 1 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2025 से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जो एनपीएस का लाभ ले रहे हैं उन एम्प्लॉयज़ के लिए ऑप्शनल कर दी गई है। साथियों, यदि आप वीडियो के अंत तक देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि हमें यूपीएस का चयन करना चाहिए या एनपीएस का चयन करना चाहिए। यदि आप वीडियो के अंत तक देखोगे तो साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको यूपीएस के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी, क्योंकि ये जो वीडियो है ये 20 से 25 मिनट का लगभग होने वाला है। पीएफआरडीए के द्वारा जो यूपीएस में सुधार के लिए कर्मचारी संगठनों से जो सुझाव मांगे गए थे, उन सुझावों को देखने के बाद पीएफआरडी के द्वारा 194 पेज की जो पीडीएफ जारी की गई है, जो आदेश जारी किया गया है गजट पत्र, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी देखने वाले हैं। देखते हैं इसमें कौन कौन से मुख्य बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। यूपीएस का चयन कौन कर सकता है, इन बिंदुओं के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं ये जो रूपरेखा है ये आपको दिखा रहा हूँ कि इन इन बिंदुओं के बारे में हम इस वीडियो के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि साथियों जो शॉर्ट्स वीडियो होते हैं उनमें यह पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है कि हम यूपीएस में रहें या एनपीएस में रहें। फिर एक जैसे लमसम अमाउंट कितना मिलेगा, हमारे को जो यूपीएस का जो लाभ है वो किस तरीके से मिलने वाला है, इसमें पेंशन किस तरीके से मिलने वाली है, हमारा जो पेंशन की अंशदान की जो कटौती है वो किस तरीके से होने वाली है, व्यक्तिगत कॉर्पस क्या है, पुल कॉर्पस क्या है, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम बहुत ही शानदार तरीके से चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आपके साथियों तक भी जरूर पहुंचाना। साथियों, देखते हैं, पहला बिंदु है प्रयोज्यता, यानी कि यह जो यूपीएस स्कीम है ये किन किन एम्प्लॉयज पर लागू होने वाली है। पहला पॉइंट है हमारा, केंद्र सरकार की सेवाओं में 1 अप्रैल 2025 या इसके बाद जो शामिल होंगे जो एम्प्लॉयज, जो नई भर्ती के जो एम्प्लॉयज है उन पर यह लागू होगा। अगला पॉइंट है, दिनांक 1 अप्रैल 2025 तक मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारी, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रेजेंट टाइम में एम्प्लॉयज हैं जो अधिनियम की धारा 20 की उपधारा 1 के अनुसार यानी कि एनपीएस का लाभ ले रहे हैं, यानी कि जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो एनपीएस का लाभ ले रहे हैं वो इस यूपीएस योजना का चयन कर सकते हैं। एक बार यदि आप यूपीएस का चयन कर लेते हैं, ये बहुत ही मोस्ट लाइन है, यदि आप एक बार इस योजना का चयन कर लेते हैं तो ये अंतिम और अपरिवर्तनीय होगी, यानी कि ये आपने जो चुन लिया वो फाइनल होगी। इसके बाद आप एनपीएस में नहीं जा सकते हैं। ये है इसकी गाइडलाइन। अगला पॉइंट है हमारा, यूपीएस के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए पात्र कर्मचारी द्वारा विकल्प का चयन ऑनलाइन ऑनलाइन कहाँ से कर सकते हैं आप, सीआरए एनएसडीएल की जो साइट है वहाँ पर विजिट करके इसका चयन किया जा सकता है। 1 अप्रैल 2025 से 3 महीने के भीतर या केंद्र सरकार द्वारा जो विस्तारित समय सीमा में जो करवाया जाएगा चयन इसका, वहाँ तक आप कर सकते हैं। और यदि आपको ऑफलाइन यदि आवेदन करना है तो आपको डीडीओ यानी कि ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग जो ऑफिसर है आपके आहरण एवं वितरण अधिकारी, जहाँ से आपकी सैलरी बनती है, वहाँ पर आप संपर्क करके इस यूपीएस योजना का जो चयन कर सकते हैं। यूपीएस का चयन करने वाले नए भर्ती हुए कर्मचारी संबंधित टीडीओ को आवेदन देंगे, यानी कि ये जो नए भर्ती जो कर्मचारी होंगे वो ज्वाइनिंग के टाइम पर ही उनसे ले लिया जाएगा कि आप यूपीएस में रहना चाहते हैं या फिर एनपीएस का चयन करना चाहते हैं। आगे देखते हैं साथियों हम, कोई पात्र केंद्रीय कर्मचारी, कोई जो अप्लाई करना चाहता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है, 31 मार्च 2025 को या इससे पहले जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन एम्प्लॉयज को किस तरीके से चयन करना है, वह एनपीएस के अंतर्गत जो शामिल किया गया है, जो एनपीएस के अंतर्गत जो रिटायर्ड हुए हो रखे जो एम्प्लॉयज हैं उनको क्या करना है, फॉरम बी टू नाम का जो एक फॉरम आएगा आपका, उनको केवाईसी दस्तावेजों के साथ आपके संबंधित जो डीडीओ है जहाँ से आपकी पेंशन बनती थी, लास्ट आप जो रिटायरमेंट लिए थे वहाँ पर आपको आवेदन प्रस्तुत करना होगा, यानी कि फॉरम बी टू आपको भरना पड़ेगा। इन फॉरम के बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से कि हमें कौन सा फॉरम भरना पड़ेगा, हम यदि एनपीएस का लाभ ले रहे हैं तो हमें कौन सा फॉरम भरना पड़ेगा।
इन सभी बिंदुओं के बारे में देखने वाले हैं। अब हमारा जो अंशदान है यानी कि हमारा जो डिडक्शन है वो कितना कितना होने वाला है, कहाँ कहाँ जमा होगा, इसके बारे में भी देखते हैं। एक होता है व्यक्तिगत कॉर्पस। इस यूपीएस स्कीम में तीन तरीके के कॉर्पस बनाए, दो तरीके के मेनली तो दो तरीके के कॉर्पस बनाए जाएंगे। एक तो होगा व्यक्तिगत कॉर्पस और एक होगा साथियों ये वाला जो है नीचे वाला 2 नंबर का पूल कॉर्पस। व्यक्तिगत कॉर्पस जो होगा इसमें यूपीएस कर्मचारी के वेतन से, यानी कि हम जो यदि यूपीएस का चयन कर लेते हैं तो हमारी बेसिक और डीए का जो 10% है वो गवर्नमेंट कटौती करेगी और इसी के बराबर सरकार द्वारा मिलाकर कर्मचारी के प्राण यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो हाँ हमारे एक बार जारी होते हैं, जो हम जब जॉब लगते हैं तो हमारे हमारे प्राण नंबर जारी किए जाते हैं, उसमें जमा किया जाएगा। किस नाम से जमा किया जाएगा? ये जो पैसा है व्यक्तिगत कॉर्पस नाम से जमा किया जाएगा। कर्मचारी केवल व्यक्तिगत कॉर्पस के लिए ही निवेश के विकल्पों को अपना सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बेसिक और डी का 10% जो कटौती हो रही है इसको हम कहाँ निवेश कर सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारे को 10% इसी के बराबर जो मिला के दे रही है, इसको हम कौन सी योजना के अंतर्गत हम जो है निवेश करना चाहते हैं। यदि कोई कर्मचारी व्यक्तिगत कॉर्पस में निवेश के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है तो निवेश का डिफॉल्ट पैटर्न जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लागू किया जाएगा उसमें डिफॉल्ट पैटर्न में ये जो पैसा है वो डाल दिया जाएगा। अब देखते हैं पूल कॉर्पस क्या है। पूल कॉर्पस जो होगा बेसिक एवं महंगाई भत्ता जो हमारी जो बेसिक है और जो डीए है उसका लगभग 8.5% एक्स्ट्रा सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा जो अंशदान है वो यूपीएस विकल्प का चयन करने वाले कर्मचारी के पूल कॉर्पस में जमा करवाएगी। यानी कि जो पूल कॉर्पस होगा उसमें 8.5% के समथिंग हमारे जो बेसिक और डी का 8.5% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स्ट्रा अपनी तरफ से जमा करवाएगी। ये जो जमा करवाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स्ट्रा जमा करवा रही है तो इस पर अधिकार भी किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के माध्यम से, यानी कि जो 8.5% एक्स्ट्रा जमा करवाया, इस अंशदान से निर्मित पूल कॉर्पस के लिए निवेश संबंधित संपूर्ण जो निर्णय होगा वो किसका होगा? केंद्र सरकार का। यानी कि केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी योजना में हमारे इस पैसे, हमारा तो पैसा है नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, हमारे को जो एक्स्ट्रा दे रही है इस पूल कॉर्पस का पैसा, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं पर भी निवेश कर सकती है, इससे जो रिटर्न आएगा वो ले सकती है। अब आगे देखते हैं हम बेंचमार्क कॉर्पस। बेंचमार्क कॉर्पस क्या होता है साथियों? जो कर्मचारी यूपीएस का चयन करते हैं उनके लिए सीआरए बेंचमार्क कॉर्पस मूल्य की गणना करेगा। सीआरए जो है हमारा डिपार्टमेंट वो बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य की गणना करेगा और इसकी तुलना व्यक्तिगत कॉर्पस से की जाएगी। ये बेंचमार्क कॉर्पस कब काम में आएगा? आपको जो लमसम अमाउंट वगैरह जो पैसा मिलेगा, जो हमारे को रिटायरमेंट के बाद में जो पेंशन मिलेगी, उस टाइम ये बेंचमार्क कॉर्पस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आएगा। देखो आगे देखते हैं हम यूपीएस का लाभ लेने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, यानी कि ये जो यूपीएस का लाभ है हम पूर्ण तरीके से कब ले सकते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट ने कर दिया है, 2 नंबर पॉइंट देखो सबसे पहले, न्यूनतम 25 वर्ष की अहरक सेवा के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या फिर आपका रिटायरमेंट हो जाए, उस मामले में आपको पूर्ण भुगतान, पूर्ण सुनिश्चित जो भुगतान है वो देय होगा। यानी कि आपको जो पूरा पूरा लाभ है वो कब मिलने वाला है? इस योजना के अंतर्गत आपको कम से कम 25 वर्ष की जो सेवा है वो करनी होगी। यदि आप 25 वर्ष से कम की सेवा करते हैं तो फिर आपको आनुपातिक रूप से इसका लाभ मिलने वाला है, यानी कि आनुपातिक रूप से कम होता जाएगा। यदि कोई कर्मचारी न्यूनतम 10 वर्ष की अहरक सेवा पूरी करने के बाद आधिवार्षिकता, यानी कि उसकी जो 60 साल की उम्र है वो पूरी हो जाती है, प्राप्त कर लेता है, तो भी उसको यूपीएस का लाभ मिलेगा। क्योंकि मिनिमम जो है पेंशन, मिनिमम जो पेंशन है वो इस केस में मिनिमम जो पेंशन है वो 10,000 रुपये देय होगी, यदि वो गवर्नमेंट की जो सारी शर्तें हैं वो पूर्ण करता है। तो अगला देखते हैं 3 नंबर पॉइंट, सेवा से हटाने, बर्खास्तगी या कर्मचारी की इस्तीफे के मामले में यदि कर्मचारी को हटाया गया है, बर्खास्तगी की गई है, इन सभी मामलों में सुनिश्चित जो भुगतान है वो उपलब्ध नहीं होगा।
तथा ऐसे मामलों में जो यूपीएस पेंशन है ये भी लागू नहीं होगी। ये जो है यूपीएस के लाभ के लिए शर्तें दी गई हैं इस योजना में। योजना के अंतर्गत जो है वो लाभ क्या क्या मिलने वाले हैं, अब हम देखते हैं किस तरीके से हमें लाभ दिया जाएगा। पहला पॉइंट है पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर, यानी कि जो पूर्ण सुनिश्चित भुगतान है वो कब होने वाला है, सेवानिवृत्ति कैसे होगा, सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले, यानी कि हमारा जो रिटायरमेंट होगा उससे तुरंत पहले के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% होगा। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा अवधि के पश्चात ही देय होगा। ये जो अंतिम के 12 महीनों के औसत का 50% कब मिलेगा पेंशन के रूप में हमारा, जब हम 25 वर्षों की मिनिमम सेवा कर लेते हैं और इसके बाद या तो वॉलंटरी रिटायर्ड हो जाते हैं यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो जाते हैं, या फिर हमारा रिटायरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट 60 साल की अवधि के बाद कर देती है। 25 वर्ष से कम सेवा अवधि के मामले में 25 वर्ष यदि हमारी सेवा कम होती है तो आनुपातिक भुगतान किया जाएगा। हमारे को पूर्ण सुनिश्चित भुगतान नहीं किया जाएगा, आनुपातिक भुगतान वो किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा यदि हम यूपीएस का चयन करते हैं तो। 10 साल या इससे अधिक सेवा के पश्चात सेवानिवृत्ति होने पर प्रति माह 10,000 रुपये न्यूनतम गारंटी युक्त पेंशन का भुगतान इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। यानी कि यदि आपकी सेवा 10 साल के बाद मेरे आप रिटायरमेंट हो जाते हैं तो आपको मिनिमम जो पेंशन है वो कितनी दी जाएगी, 10,000 रुपये। न्यूनतम 25 वर्ष की अहरक सेवा के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सुनिश्चित भुगतान देय है, यानी कि 25 वर्ष की सेवा के पश्चात आप वॉलंटरी रिटायर्ड भी हो सकते हैं तो आपको सुनिश्चित भुगतान देय होगा। ये है साथियों। अब देखते हैं हमें जो लमसम अमाउंट है, एक मुश्त जो राशि है उसका भुगतान कितना होने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यदि हम यूपीएस का विकल्प चुनते हैं तो। सेवानिवृत्ति सेवानिवृत्ति या तो हमारी रिटायरमेंट हो जाता है या 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाएगी। इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला दिया है साथियों एक मुश्त भुगतान का। हमें जो लमसम अमाउंट मिलने वाला है ये किस बेस पे मिलने वाला है, इसमें एक नोट दिया गया है कि 10 वर्ष से कम सेवा पर एक मुश्त राशि का भुगतान नहीं होगा। यदि आपकी 10 वर्ष से एक दिन भी सेवा कम हो गई, यानी कि 9 साल और 364 दिन हो गए यदि आपके सेवा के, तो इस लमसम अमाउंट का भुगतान नहीं होगा, क्योंकि आपकी सेवा कम से कम 10 वर्षों की तो होनी ही चाहिए। अब देखते हैं हम जो फॉर्मूला दिया गया है वो क्या दिया गया है। बेसिक प्लस डीए बटे 10 इंटू पूर्ण 6 माहियों की संख्या। लमसम अमाउंट का जो फॉर्मूला है फिर से बता रहा हूँ मैं, बेसिक प्लस डीए बटे 10 इंटू पूर्ण 6 माहियों की संख्या। ये है साथियों, जैसे मान लो आपके रिटायरमेंट के टाइम पर यदि बेसिक और डीए का जो योग है वो कितना आता है, जैसे मान लो लाख रुपए आ गया, 1,00,000 रुपये जैसे मान लो आ गया, इसके बटे में 10 कर दिया, और मान लो आपने जैसे 20 साल सेवा की, 20 साल सेवा करने का मतलब है पूर्ण 6 माहियों की संख्या कितनी हो गई, 20 दूनी 40, क्योंकि एक साल में 2 छमाहियाँ होगी, 6 महीनों के एक साल बना दिए इन्होंने। जैसे एक साल में 6 माहियाँ कितनी हो गई, 2 साल में 6 माहियाँ 4। तो इस तरीके से यदि हम मानते हैं 20 साल की सेवा तो हमारी 6 माहियाँ कितनी हो गई, 40। यदि हम यहाँ 40 रखते हैं, जैसे 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो लमसम अमाउंट कितना आ गया, 4,00,000 रुपये। तो इस तरीके से लमसम अमाउंट की गणना कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि यदि आप यूपीएस का चयन करते हैं तो लमसम अमाउंट इस तरीके से आपको मिलने वाली है। अब देखते हैं हम आगे है यूपीएस में मासिक सुनिश्चित भुगतान, यानी कि जो रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है उसके बारे में चर्चा। सुनिश्चित भुगतान का फॉर्मूला क्या दिया है, एवरेज ऑफ लास्ट 12th मंथ बेसिक, यानी कि रिटायरमेंट के समय के जो अंतिम के 12 महीने हैं आपके, उनके 12 महीनों का औसत वेतन बटे 2 इंटू क्यू बटे 300 इंटू डीए जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा ही आपको। ये बेसिक का फॉर्मूला है, इतना इतना
यानी कि इतनी आपकी बेसिक बन जाएगी, और जो डियरनेस जो रिलीफ है, जो डियरनेस अलाउंस है जो बढ़ता जाएगा महंगाई भत्ते के साथ साथ, वो एक्स्ट्रा जुड़ता जाएगा। यदि हमारी 25 वर्ष की सेवा हो जाती है यूपीएस में, तो हमारे क्यू का मान कितना हो जाएगा 300, क्योंकि देखो 12 × 25, क्योंकि 12 महीने हो गए, एक साल में 12 महीने हो गए। 25 साल की यदि सेवा हो जाती है तो 12 × 25 करोगे तो 300 क्यू, यानी कि क्यू का मान यदि 300 आ जाएगा तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, लास्ट के 12 महीनों का औसत वेतन बटे 2। जैसे मान लो लास्ट के 12 महीनों का औसत वेतन यदि आपका ₹1,00,000 आता है, ₹1,00,000 यदि आ जाता है और बटे में 2 करोगे, क्योंकि आपकी मानी है हमने 25 साल की सेवा, तो क्यू का मान 300 आ गया। यहाँ पर हम 300 ऊपर रखेंगे तो 300 से 300 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सीधा क्या बच गया, 1,00,000 बटे 2, यानी कि हमारी बेसिक कितनी हो जाएगी, 50,000। 50,000 हमारी बेसिक हो जाएगी। और यदि आज के टाइम पर हम डीए देखें तो इसका 53%, यानी कि इसको 153% बढ़ा देंगे। इस तरीके से पेंशन की गणना की जाएगी। अब देखते हैं हम आगे क्या है। 25 वर्ष से कम सेवा होने पर आनुपातिक रूप से कम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्यू का मान है वो 25 साल से कम सेवा होने पर क्यू का मान कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा तो राशि भी यहाँ कम आती जाएगी, हमारी पेंशन की गणना में भी कम आता जाएगा। अब देखते हैं, न्यूनतम 10 वर्ष की अहरक सेवा के पश्चात सेवानिवृत्ति होने पर न्यूनतम सुनिश्चित भुगतान कितना किया जाएगा, 10,000 रुपये। यदि आपकी सेवा 11 महीने भी हो गई, 11 साल भी हो गई, 10 जैसे मान लो 10 वर्ष 1 दिन भी हो गई एक्स्ट्रा, या 10 साल भी हो गई, तो आपको मिनिमम जो पेंशन है वो कितनी दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने का प्रावधान इस योजना में किया गया है कि मिनिमम पेंशन जो है आपको 10,000 रुपये तो दी ही जाएगी यदि आप 10 साल की सेवा करते हैं। तो आगे देखते हैं, फाइनल विड्रॉल आप कितना निकाल सकते हैं, लास्ट मैक्सिमम आप कितना निकाल सकते हैं अंतिम निकासी। आपका जो यूपीएस का जो पैसा जमा होगा, यानी कि बेसिक और डीए का जो पैसा जमा हो रहा था साथियों, आप देख रहे थे, आपके जो जमा होने के बाद एक तो व्यक्तिगत कॉर्पस नाम से बन रहा था और एक पूल कॉर्पस नाम से बन रहा था, व्यक्तिगत कॉर्पस और पूल कॉर्पस। अब इनकी जो निकासी है, इस पैसे की निकासी है वो किस तरीके से की जा सकती है, इसमें दिया गया है। यूपीएस अभिदाता के पास यह विकल्प होगा कि रिटायरमेंट या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तिथि पर प्राण परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर में जो हमारा पैसा जमा होगा में उपलब्ध राशि की 60% राशि तक वह निकासी कर सकता है। यानी कि हमारा जो पैसा जमा हुआ उसकी हम 60% तक जो राशि है वो निकाल सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि हम 40% पैसा ही उस प्राण में आपके में रखेंगे, 60% जो पैसा है वो आप फाइनल रूप से विड्रॉ कर सकते हो। अब पारिवारिक पेंशन का क्या मामला है, इसके बारे में हम देखते हैं। पारिवारिक भुगतान किस तरीके से किया जाएगा। यूपीएस अभिदाता जो स्वीकृत भुगतान प्राप्त कर रहा है, यानी कि जो पेंशन वो प्राप्त कर रहा है, का निधन हो जाता है, ऐसे अभिदाता के कानूनी रूप से पति या पत्नी जो जीवन भर पारिवारिक पेंशन के रूप में भुगतान प्राप्त कर सकता है। वो कितनी होगी राशि, पारिवारिक भुगतान के रूप में स्वीकृत भुगतान की राशि का 60% देय होगा, जिसे अभिदाता ने निधन के ठीक पहले प्राप्त किया हो। जैसे मान लो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है और वो अपनी पेंशन ले रहा होता है, उस जो लास्ट जो पेंशन होगी उसका 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा परिवार के सदस्य को। जो लीगल होगा हस्बैंड या वाइफ, जैसे हस्बैंड यदि नौकरी में था तो वाइफ को दिया जाएगा, वाइफ यदि है तो हस्बैंड को दिया जाएगा। अब देखते हैं हम आगे दिया गया है कि आप कौन कौन से फॉर्म भरने पड़ेंगे यदि आप यूपीएस का चयन करना चाहते हैं। कंडीशंस हैं कि फॉर्म A1 भरना पड़ेगा आपको या A2 भरना पड़ेगा, B1 है या B2। देखते हैं, एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल होने और इसका लाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प का चयन दिनांक 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद नवनियुक्त कर्मचारी,
यानी कि जो 1 अप्रैल 2025 को या इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट में नए भर्ती होंगे उनको फॉर्म A1 भरना पड़ेगा। अब देखते हैं हम आगे। केंद्र सरकार के ऐसे अहम कर्मचारी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा अभिदाता हो द्वारा एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल होने के लिए विकल्प का चयन। यानी कि जो पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं और जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, वे यदि यूपीएस का चयन करना चाहते हैं तो उनको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? A2। इस फॉर्म A2 को या तो वो CRA की वेबसाइट पे भर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर अपने DDO को भरकर जमा करवा सकते हैं, एक निश्चित तिथि तक जमा करवा सकते हैं। अब देखते हैं हम आगे। अभिदाता द्वारा किए जाने वाले दावे, दावा और भुगतान फॉर्म। एकीकृत पेंशन योजना अभिदाता जो दिनांक 1 अप्रैल 2025 को या इसके बाद अधिवार्षिक या सेवानिवृत्त हुआ हो, यानी कि जो सेवानिवृत्त हुए हो 1 अप्रैल 2025 को या इसके बाद, तो उनको B1 फॉर्म भरना पड़ेगा। अब देखते हैं हम। एकीकृत पेंशन योजना अभिदाता जो दिनांक 31 मार्च 2025 को या इससे पहले, यानी कि 31 मार्च 2025 को या इससे पहले जो रिटायर्ड हो चुके हैं और जो एनपीएस का लाभ ले रहे हैं, वो यदि यूपीएस का चयन करना चाहते हैं तो उनको फॉर्म B2 भरना पड़ेगा। अब देखते हैं जीवन साथी द्वारा किए जाने वाले दावे, यानी कि यदि डेथ हो जाती है और जीवन साथी यदि दावा करता है तो उनको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? दिवंगत एकीकृत पेंशन योजना अभिदाता हैं जो दिनांक 1 अप्रैल 2025 को या इसके बाद अधिवार्षिक या सेवानिवृत्त हुआ हो और यूपीएस लाभ लेने के लिए पात्र हो, अभिदाता ने पहले ही यूपीएस के तहत लाभ प्राप्त कर लिया हो, यानी कि वो कर्मचारी जो यूपीएस के तहत पहले ही लाभ प्राप्त कर लिया हो के जीवन साथी द्वारा कौन सा फॉर्म भरा जाएगा? B3 फॉर्म उसके द्वारा भरा जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूपीएस योजना का लाभ ले लिया हो पहले से ही और जिसकी मृत्यु हो गई हो, तो उसके जीवन साथी के द्वारा फॉर्म B3 भरा जाएगा। अब देखते हैं हम अगला। दिवंगत एकीकृत पेंशन योजना अभिदाता जो दिनांक 31 मार्च 2025 को या इससे पहले अधिवार्षिक आयु से या सेवानिवृत्त हुआ हो और यूपीएस लाभ के लिए पात्र हो, अभिदाता ने पहले ही यूपीएस के तहत लाभ प्राप्त कर लिया हो के जीवन साथी के द्वारा फॉर्म B4 भरा जाएगा। फॉर्म B4 उसके द्वारा भरा जाएगा जो 31 मार्च 2025 को या इससे पहले अधिवार्षिक आयु पूर्ण कर चुका हो और जो यूपीएस का लाभ ले रहा हो। अब देखते हैं हम फॉर्म B5 कौन किसके द्वारा भरा जाएगा? दिवंगत एकीकृत पेंशन योजना अभिदाता जो दिनांक 1 अप्रैल 2025 या इसके बाद अधिवार्षिक या सेवानिवृत्त हुआ हो, यूपीएस लाभ के लिए पात्र हो, अभिदाता ने पहले यूपीएस के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया हो, जिसने यूपीएस के तहत पहले लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो, उसके द्वारा B5 फॉर्म भरा जाएगा। साथियों, ये जो फॉर्म्स हैं आप ऑनलाइन भी भर सकते हो या फिर ऑफलाइन भी भर सकते हो। साथियों, यदि आप PDF इनकी डाउनलोड करना चाहते हो, इस पूरे जो है आपका जो आदेश आया गजट नोटिफिकेशन है PFRD के द्वारा, उसका यदि आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उससे जुड़ सकते हो और इसका जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपको जिस भी फॉर्म को भरना है उसका आप प्रिंट आउट निकलवा के या तो ऑफलाइन भर सकते हो या ऑनलाइन भर सकते हो। साथियों, यदि आप वीडियो अच्छा लगे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और अपने साथियों तक भी ज़रूर पहुंचाना साथियों।